Bismillahirrahmanirrahim. So, audience, today I have a very renowned and distinguished speaker. I really feel honored to have her today in my program. I always invite different professionals to highlight the critical issues about the our society, and especially what our young generation and women are being pursuing about their career, their life goals, and all that. And also that other than today, she has my guest speaker related to डर्मेटोलॉजी. सो बहुत सारे ऐसे भी सवालात होंगे बहुत सारे लोगों के जहन में, जिसमें हमारी स्किन केयर और हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से भी होंगे, हम उस पर भी बात करना चाहेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस डॉक्टर समाविया हमारे साथ मौजूद हैं. वेरी ऑनर एंड थैंकफुल टू यू मैम. सबसे पहले मैम प्लीज़ आप स्टार्ट कीजिएगा कि what was your actual inspiration that how you become doctor, and why you did not join any other profession, और उसमें क्या ऐसी चीज थी, और फिर उसके बाद आप ट्रांसप्लांट सर्जन और फिर डर्मेटोलॉजी में ये नाम बना लिया, आप किसी और फील्ड में क्यों नहीं गई, गायनी में क्यों नहीं गई, ये प्लीज शेयर कीजिएगा. Thank you, Farhan. Yes, I'm qualified from Pakistan. Basic medical qualification मेरी पाकिस्तान से थी. Then I went abroad और मेरी जितनी aesthetics and clinical dermatology that is from UK, and the transplant I'm qualified from Turkey. Obviously, dermatology मेरे husband ने choose की थी, and he wanted to me like मैं dermatology में जाऊँ, and my family was a bit against, like my sister, she said going to gynecology is like that, and rest of the family they were into के cardiology में जाओ, because हमारी family में ज्यादा cardiology, gynae, medical इस तरह से सारे थे. And father actually my mother, they wanted me to be a doctor, and it always family effort रही है मुझे पुश करने में towards different things. So ये उनकी ज्यादा effort थी, मेरी ये effort थी कि मुझे books पढ़नी होती थी, exams देने होते थे. And it took time obviously, and my father promised कि once you are done you are going to be happy, and I am happy with the field. And dermatology मेरा basic जो interest always that was skin and hair, always when I was even in a medical school. तो मुझे ये होता था कि skin and hair का जो topic होता था, मुझे always that was my area of interest. So आपको जब आप आई तो आपको ये अच्छा लगने लग गया और आपने फिर इसमें एक्सेल किया. हाँ, एक्चुअली जब मुझे मेरे जब एडमिशन हो गया यूके में और उसमें मेरी वहाँ फील हुआ कि डर्मेटोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है. फिर डर्मेटोलॉजी में जब मैं हेयर में आई तो मुझे और लाइक फर्दर इंटरेस्ट डेवलप हो गया. तो फिर मेरे जो ज्यादातर चीजें थी दे वर मोर इन एस्थेटिक्स एंड हेयर, तो आई एंजॉय हेयर. Okay, mashallah. And so you have very sound profile in that as well. And मैम सेकेंडली बताइएगा कि एज वुमेन आप क्या चैलेंजेस समझती हैं आपके, सिंस योर अर्लीहुड चाइल्ड, जब आपने स्टार्ट किया एकेडमिकली और फिर प्रोफेशन में आई, कोई ऐसी शेयरिंग जो आप करना चाहें मोटिवेशन के लिए, और क्या कोई ऐसा हार्ड फेज जो आपकी लाइफ में आपने फील किया हो कि फीमेल्स को उसके ऊपर भी काम करना चाहिए, वो प्लीज शेयर कीजिएगा. ऑब्वियसली अर्ली एज में मुझे नहीं, be very honest, नहीं हुआ. मेडिकल में मुझे कभी नहीं हुआ. चैलेंजेस मेरे लिए when I was married and I had kids, and like मेरे लिए एक blessing थी कि my husband was a doctor and he's a doctor actually, और वो मुझे समझ सकते थे कि मैंने उधर यूनिवर्सिटी में मेरा एग्जाम चल रहा है, साथ बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है, तो he realized that thing. तो मुझे सबसे चैलेंजिंग ये लगता था कि मैं अपने बच्चों को वेरी अर्ली एज में मुझे में छोड़ना पड़ता था, चाइल्ड केयर सेंटर्स में छोड़ना पड़ता था. तो वो मेरे लिए था एज अ मदर कि मैं उनको छोड़ के एंड जाके एग्जाम देना, उसमें उनके थोड़ा बहुत टाइम जो उनका अर्ली चाइल्ड मैं मिस करती हूँ, जो मैंने मिस किया है बिकॉज ऑफ माई स्टडीज. Okay. So other than that, you have never feel any kind of harsh, or you can say hard experience? नहीं, एक्चुअली इस तरह से एज सच मुझे कभी चैलेंजेस का फील
शायद इसलिए भी नहीं होता कि मुझे बहुत ज्यादा फैमिली सपोर्ट है, बहुत ज्यादा फैमिली फ्रॉम माय पेरेंट्स साइड, लाइक माय ब्रदर, फ्रॉम माय हस्बैंड, उस तरह की सपोर्ट जब आपको मिल जाती है तो शायद इट्स अ ब्लेसिंग कि आपको चैलेंजेस या नहीं होते। थोड़े बहुत चैलेंजेस मुझे प्रोफेशनली इस तरह से होते हैं कि इन पाकिस्तान के विद हेयर ट्रांसप्लांट दे ट्रस्ट मोर मेल एज कम्पेयर टू फीमेल, बट व्हेन आई जंप्ड इनटू दिस फील्ड मुझे रियलाइज हुआ कि हेयर ट्रांसप्लांट एक्चुअली औरतों से करवाओ तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उनके हाथों में ज्यादा नफासत है ठीक है। एज कम्पेयर टू। तो वो थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं हमें। ठीक है, यानी प्रोफेशनली बैरियर्स का सामना करना पड़ा है इस हवाले से। थोड़ा बहुत बिकॉज ऑफ द मेंटालिटी, क्योंकि ये जो हेयर ट्रांसप्लांट है मेनली इन पाकिस्तान ये मर्दों ने कवर किया हुआ है, ठीक है, मेल फीमेल बहुत कम है इस चीज में। तो जब मैं आई और मुझे जब जो सामना करना पड़ा था वो यही था कि उनका जो लेवल हम पे ट्रस्ट होता है फीमेल का इतना नहीं होता, और ज्यादा ये मेल पे ट्रस्ट करते हैं। तो वो थोड़ा सा इश्यू था, लेकिन वो भी मेरे ख्याल है जस्ट फॉर फ्यू मंथ्स रहा है, उसके बाद वो भी नहीं रहा मैं। ओके ओके। सो अब जैसे आपने ये हाईलाइट किया पॉइंट, तो इसमें मैम डिफरेंशिएट कर दीजिएगा कि जो एक स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट जैसे स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं उनमें एक प्लास्टिक सर्जरी एक अलग डोमेन है, इसी तरह हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन और ये सारे एक अलग डोमेन चल पड़ी है। एक तो ये बता दीजिए इसमें क्या डिफरेंस है, कि क्या ये सब हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं या वो अलग टोटली काम है, और दूसरा ये कि जो हेयर ट्रांसप्लांट है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। Alright. जो प्लास्टिक सर्जन होते हैं दे आर सर्जन्स, वो जो चीज करते हैं लाइक नोज हम फिलर से करते हैं, ठीक है, दैट इज फॉर 2 years 3 years। जो सर्जन होते हैं वो राइनोप्लास्टी करते हैं, दैट इज फॉर एवर, ओके। ठीक। वो अगर उनको शेप पसंद नहीं आती पेशेंट को, दे हैव टू लिव विद दैट नोज, या तो उसको फर्दर आल्टर करें। फिर प्लास्टिक टमी टक कर देते हैं, चिन के जॉ लाइन, इनको सर्जिकली करते हैं। जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो नॉन सर्जिकल वे में करते हैं। हम लोगों के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो 2 to 3 years होते हैं, या पेशेंट को पसंद नहीं आते हम रिवर्स कर सकते हैं। वाइल जो सर्जन होते हैं प्लास्टिक सर्जन वो रिवर्स, उनके प्रोसीजर फॉर एवर है, ठीक। तो इसलिए नॉन सर्जिकल प्रोसीजर अब ज्यादा लोग पसंद करते हैं, बिकॉज इट दे डोंट लाइक रिमूव इट। या फिर ट्रांसप्लांट का रहा तो हेयर ट्रांसप्लांट में स्पेशल क्वालिफिकेशंस होती हैं, जिस तरह मैंने टर्की से जाके आई एम क्वालिफाइड टू डू हेयर ट्रांसप्लांट, तो वो प्लास्टिक सर्जन भी कर सकता है, डर्मेटोलॉजिस्ट भी कर सकता है, अगर वो क्वालिफाइड है फॉर सच प्रोसीजर्स। ओके। सो आपके पॉइंट है कि जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उनमें बहुत मुश्किल है, रिवर्ट करना डेफिनेटली इम्पॉसिबल ही है, बट फॉर इन योर केस इट्स पॉसिबल दैट यू कैन रिवर्ट। यस वी कैन रिवर्ट इट, हमारे मतलब उस तरह से नहीं है, इट्स नॉट अ सर्जरी, इट्स नॉन इट्स रिवर्सिबल वंस। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द यूज इन योर केस लेजर का होता है या कुछ और ऐसी कॉस्मेटिक्स हैं, किस चीज से आप यूज करते हैं? सॉरी आपका पॉइंट मुझे क्लियर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे नोज का बताया, तो ये आप फिलिंग वगैरह जो होगी ये आप क्या कोई लेजर रिमूवल जैसे लेजर से रिमूव करते हैं स्कार्स वगैरह, तो वो टेक्निक होती है या कोई कॉस्मेटिक कोई ऐसा मटेरियल होता है जो आप यूज करते हैं? जैसे देखें एक्नी स्कार्स की आप बात करें या फेस पे जो स्कार्स हैं, जी जी इसके जी। लिए हमारे मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, लेजर्स होती हैं, फिलर्स होते हैं, वी हैव मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स, वी हैव इन्वेसिव प्रोसीजर्स एज वेल। वो पेशेंट पे हम असेस करते हैं, ठीक ओके। है, पेशेंट पे या हम उनको बता देते हैं आप 1 2 और 3 इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। देन इट कम्स टू बजटिंग, कि हर पेशेंट का बजट सेम नहीं होता ऑब्वियसली, जितना क्वालिटी वाइज या जितना लॉन्जिविटी वाइज प्रोसीजर होता है उसके ज्यादा चार्जेस होते हैं। तो इट ऑलवेज वेरिएबल फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। ओके, एंड व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ baldness in our society? इन मेल इन पाकिस्तान वर्ल्ड वाइज आप कहते हैं दैट इज हार्मोनल एंड्रोजेनेटिक, and mostly it is from the family, I get it from your father side or mother side। Okay. तो मेनली लोगों का यही होता है, बहुत कम केसेस होते हैं, बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें सर्टेन टाइप ऑफ एलोपेशिया होता है जिसे हम बाल्डनेस कहते हैं, उनमें फिर किसी किस्म की ट्रीटमेंट नहीं होती, किसी भी किस्म की ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते। ओके, तो जो प्योरली जेनेटिक बेस्ड जैसे हैं, और इसमें क्या आप समझते हैं इस वक्त एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं या सिर्फ जेनेटिक ही है?
मेंटली ऑब्वियसली अगर किसी को स्ट्रेस है तो स्ट्रेस इज वन ऑफ द कॉज, लेकिन जैसे Okay. स्ट्रेस खत्म होता है वो रिवर्ट हो जाता है। स्ट्रेस जब जब स्ट्रेस वाले पेशेंट्स आते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम साइकाइट्रिस्ट को इन्वॉल्व करके स्ट्रेस लेवल को डाउन करें, देन वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट। इट इज सम नीड एमडीटी। एमडीटी मींस के मल्टीपल डिसिप्लिनरी टीम, जिसमें इधर साइकाइट्रिस्ट आ जाता है, गायनाकोलॉजिस्ट आ जाता है, इस तरह 2-3 डॉक्टर्स का मिलके होता है ताकि हम पेशेंट के इनसाइड आउटसाइड दोनों को ठीक कर सकें और पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट दे सकें। ओके, सो ये जो इसका डैंड्रफ का भी रोल है इसमें, बैडनेस में? नहीं, डैंड्रफ डिपेंड्स। डैंड्रफ में ऑब्वियसली फंगल या इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं तो यस डेफिनेटली, लेकिन फिर बात वहीं पे आ जाती है, इट्स अ कॉज। इसमें हम कॉज ट्रीट करते हैं, इन्फेक्शन ट्रीट करते हैं, देन बाल्डनेस खुद बहुत ठीक हो जाती है। ओके, एंड फॉर प्योरली डैंड्रफ इन द केस के बाद लोग कहते हैं हम स्पेसिफिकली एक वो शैम्पू या वो यूज करें, उसके बाद छोड़े दोबारा हो जाती है, तो परमानेंट हल क्यों नहीं है इसका? वो सर्टेन टाइप डैंड्रफ्स होती हैं, वो डिजीजेस होती हैं, जिस तरह डायबिटीज है, हाइपरटेंसिव है, इस तरह इनमें भी हैं कि आप उनको पर ट्रीट नहीं कर सकते। अच्छा, तो जब आप सॉरी ओके ओके, कंटिन्यू। तो अगर आप उसके साथ रह सकते हैं, आप ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते, दैट्स योर चॉइस। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह डायबिटीज कंट्रोल हो सकता है, हाइपरटेंशन कंट्रोल हो सकता है, इस तरह से भी स्किन की जो डिजीजेस हैं सर्टेन कंट्रोल्ड होती हैं। सोराइसिस है, इसमें मल्टीपल डिफरेंट डिजीजेस हैं जो कि हमें इसी तरह से कंट्रोल करनी पड़ती हैं जिस तरह हम सिस्टेमिक डिजीजेस को कंट्रोल करते हैं। Okay, okay, okay. So, but it's possible that we can control our dandruff and all this. एग्जैक्टली, इट इज देयर इज नो डिजीज जिसको कंट्रोल ना किया जा Okay, सके। यस, वी कैन। okay, ठीक हो गया। And what about women? Women में केसेस आ रहे हैं बर्डनेस के, और उसकी क्या वजूहत है? वो सेम जेनेटिक्स में? मोस्टली जेनेटिक्स में एंड पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं। समटाइम्स मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिसमें फैमिली से 2-3 women कलेक्टिवली आ जाती हैं। ओह, अब द प्रॉब्लम में पाकिस्तान इज के जब आप उनको बोलते हैं कि आप यू आर नॉट द कैंडिडेट फॉर सर्टेन ट्रीटमेंट ट्रांसप्लांट, तो दे गो इनटू शॉक कि हम ट्रांसप्लांट कैसे करवाएं। फॉर देम ट्रांसप्लांट इज जस्ट फॉर मेल। वाइल अब्रॉड अगर आप देखें तो उसमें ये है कि फीमेल दे अंडरस्टैंड दैट उनको ये जो ट्रीटमेंट है ये सिर्फ मेल के लिए नहीं है, ये फीमेल के लिए भी है। पाकिस्तान में हमें ये चैलेंज होता है फीमेल को ये समझाने के लिए कि लिसन, दिस इज नॉट जस्ट फॉर मेल, इट इज फॉर यू एज वेल। आपके लिए और कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करेगी अदर देन ट्रांसप्लांट, बट इवन देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके ओके ओके। सो ये जो है हमें इस वक्त पाकिस्तान में इस अवेयरनेस पे काम करना जरूरी है कि फीमेल्स के हवाले से भी जो बैडनेस के इश्यूज है उन पे काम करना बहुत जरूरी है। लाइक जिस तरह फीमेल में हेयर इज वेरी डिफिकल्ट, इस तरह मेल में स्किन इज वेरी ओके, डिफिकल्ट। मेल को ये बताना कि स्किन, जिस तरह हम उनको कोई प्रोसीजर कोई चीज बताते हैं तो उनको ये समझाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि स्किन में अगर आप ये प्रोसीजर ले रहे हैं दैट इज नॉट कि फीमेल के लिए, इट इज फॉर यू एज। थोड़ा सा है प्रॉब्लम बिकॉज दे थिंक कि ब्यूटी या ब्यूटीफुल स्किन या रेडियंट स्किन इज फॉर फीमेल। नो, good skin is for both. Beautiful hair, long hair, shiny hair is for both. तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हमें है पाकिस्तान में। ओके, ठीक हो गया। एंड व्हाट यू फील डिफरेंस के आपकी माशाल्लाह आउट ऑफ कंट्री भी एक्सपीरियंस रहा है, तो पाकिस्तान में क्या वो सारी टेक्निक्स अवेलेबल है जो सब दुनिया में फॉलो हो रही हैं या डिफरेंट है, और क्या क्या उनकी आप समझती हैं कि गैप्स हैं? पाकिस्तान में हम थोड़ा सा पीछे हैं इन सेंस कि जो ट्रीटमेंट पाकिस्तान दुनिया में पहले होती है वो बाद में हमारी तरफ आती है। ये और उसका मेनली रीजन है कि पेशेंट इंटरेस्ट। यहाँ पे पाकिस्तान में पेशेंट्स का इंटरेस्ट एज लाइक वो देखते हैं कि ये चीज फेमस है, वो उसको फॉलो रादर देखें कि अच्छा नई चीज ये है। लाइक आई हैव 2 to 3 पेशेंट्स जो कि वेरी वेल अवेयर ऑफ वर्ल्ड वाइड जो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होती हैं, तो उनके साथ बात करते हुए मजा आता है कि दे समटाइम्स इन्फॉर्म अस कि हैव यू सीन दिस ट्रीटमेंट। पाकिस्तान में थोड़ा सा ये है कि वो एडवर्टाइजमेंट्स पे सोशल मीडिया पे जो चीज देखते हैं वो उसी को फॉलो करने की कोशिश।
लाइक जिस तरह हम लोगों की मेडिकली ओरिएंटेड होती है, एविडेंस बेस्ड स्टडीज होती हैं, Yeah. हमारा क्लिनिक में हम लोगों ने ये रखा हुआ है कि वी विल ऑल्सो एविडेंस बेस्ड स्टडीज, जो पेशेंट के लिए है, हमने उनको वही बताना है। लेकिन सब पेशेंट हमें पुश करते हैं कि आप ये ट्रीटमेंट करें, बिकॉज मैंने इसकी ये ट्रीटमेंट होती देखी थी, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट थे। तो ये हमारे लिए थोड़ा बात है कि उसकी स्किन है, उसके हेयर है, उसके लिप है, अब वो नहीं बन सकती। तो ये थोड़ा सा एजुकेशन वाइज इसमें हमें बहुत एफर्ट डालनी है। ठीक हो गया। एंड अदर देन दैट यू फील कि जो बेसिक टेक्निक्स हैं वो सारी अवेलेबल हैं पाकिस्तान में भी टू कम्पीट? In very few clinics, yes, like जिस ट्रांसप्लांट में ले रहे हैं, ट्रांसप्लांट में जब हम एक सर्टेन ट्रांसप्लांट है DHI हम जब करते हैं तो हम वो टर्की से करवाते हैं। वो मंगवाने के लिए फर्स्ट आई हैव टू एवरी टाइम शो माय लाइसेंस, क्वालिफाइड फॉर दैट, और फिर देन वो टर्की से हमारे तक आता है, और इट्स लाइक हैसल फॉर अस, एंड इट्स एवरी मंथ वी हैव टू परचेज इट। तो चीजों का हमें इस तरह से प्रॉब्लम है कि बेसिक चीजें नहीं अवेलेबल बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इज वेरी हाई, वी हैव टू पे इन डॉलर्स। तो व्हेन have to pay in dollars, the charges are going to be high for the patients. So how many patients are going to pay for the quality? This is the problem. ओके ओके ओके। और जो मैम इस वक्त जो ब्यूटी पार्लर्स और ये जो कॉस्मेटिक्स का प्योरली जो काम करते हैं, क्या वो आपके साथ एफिलिएटेड होते हैं कि उनकी कोई ऐसी चीज या प्रोडक्ट जो कि क्वालिटी वाइज उस तरह से नहीं है, या किसी को कोई रिएक्शन हो जाता है, तो वो उसमें क्या आप लोग डील करते हैं, या वो उसका कोई लेना देना नहीं है? No, we have nothing got to do with the salons. What happens sometimes is ke brides, they get allergic reaction with the mehndi. वो लगा लेती हैं, then very severe reaction. Obviously, then that sometimes ये वैक्स करवा लेती हैं फीमेल, फुल बॉडी वैक्स या फेस। उसके बाद एक सर्टेन टाइप ऑफ एक्ने आती है जिसको folliculitis है, अगेन वी हैव टू ट्रीट दैट। तो ये जिस तरह हो जाते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से इन्फेक्शन हो जाते हैं। जिस तरह पेडिक्योर करती हैं, अगर स्टेरलाइज नहीं है इक्विपमेंट तो उनको इन्फेक्शंस हो जाती है, इस तरह की चीजें। तो ऑब्वियसली सैलून के साथ हमारी कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, ऑब्वियसली दे आर नॉट अलाउड टू ट्रीट दोज इन्फेक्शंस एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वहां से फिर पेशेंट यहाँ पे हमारे So I think it's my suggestion as well कि उनके हवाले से भी है कि उनको हमें आप लोगों से कंसल्ट करना चाहिए, जो ट्रांसप्लांट सर्जन और कॉस्मेटिक सर्जन हैं, कि वो जो प्रोडक्ट या चीज करें रिकमेंड वही यूज करनी चाहिए। एग्जैक्टली, एक्चुअली ट्राइड एंड टेस्टेड होनी चाहिए। और हर एक को होता, किसी किसी को होता है, लेकिन जब रिएक्शन होता है तो फिर उसके लिए देखें आप कितने लोगों का। वेरी इजी, मैंने 3 years बैक व्हेन आई वाज, तो मैंने ये तब से स्टार्ट किया था कि मैं आने से पहले 48 आवर्स पहले पैच टेस्ट करवाएं। पैच टेस्ट का आपको पता चलता है कि रिएक्शन है कि नहीं है। तो इट्स अ वेरी सिंपल कि आप मेहंदी लेके जाएं, उनसे बोलें पैच टेस्ट करें, और वही मेहंदी आपने दोबारा लगानी है। तो इनको हम अवॉइड कर सकते हैं। करने का तरीके उनको समझाएं कि वैक्स कुछ एरिया करें कि ये प्रोन है कि नहीं इस पेशेंट। पैच टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट विद द प्रोडक्ट्स में हमेशा पैच टेस्टिंग होती है कि इसको किसी किस्म की एलर्जी या डर्मेटाइटिस तो नहीं है। तो वो तो सैलून्स में, अगर सैलून्स हैं लाइक उनकी अगर प्रॉपर क्वालिफिकेशंस हैं, जिस तरह यूके वगैरह में यू आर नॉट अलाउड टू, लाइक आपके बाल भी कोई अनक्वालिफाइड बंदा नहीं काट सकता, स्किन ट्रीटमेंट्स, एनी स्किन फेशियल। तो अगर उस लेवल के एजुकेटेड सैलून में हमारे हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट, तो व्हाई नॉट। ओके, जबरदस्त। और दूसरा ये जो मैम हमारे वहाँ जो कॉन्सेप्ट है कि आपने कोई स्पेसिफिक कुछ अरसे के लिए फेस के लिए, और एक गोरा होने का तो खैर एक बेहतरीन वो बड़े अरसे से वो है, लेकिन उसके साथ साथ जो यूज करते हैं चीजें, क्या उन पे भी इसी तरह की इफेक्ट्स आते हैं? और समटाइम्स जो बर्न स्कार के लिए भी डील करते हैं, क्या वो मेरे ख्याल में आप लोगों का ही काम है उसको डील करना एज कम्पेयर टू देम? जो वाइटनिंग का आपने कहा वो तो मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि लेटली अभी एक जगह
तो रैंडम इट वाज अ शॉप, तो मैंने उस एरिया में बहुत ज्यादा मशहूर है वाइटनिंग का कि ये क्रीम यूज करो, ये क्रीम यूज करो। आप ट्रस्ट करें, देयर वर लाइक लाइन में 3 शेल्फ्स थे, मोर देन 100 क्रीम्स थी जो कि पड़ी हुई थी, पर लाइसेंस सम वर नॉट, ओनली गॉड नोस व्हाट वर दे। एंड मैंने एक पिक्चर ली और मैंने कहा लाइक लेट मी काउंट कि कितनी है। तो वो सारी थी कि जिसमें स्टीरॉइड्स होते हैं, हाइड्रोक्विनोन होता है, मर्करी होता है। टेम्परेली उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन जब उनकी स्किन खराब हो जाती है, स्किन एट्रोफी हो जाती है या पिगमेंटेशन होती है, वो फिर ना हमारे कंट्रोल में होती है ना उनके कंट्रोल में होती है। फिर हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि हमने ये क्रीम यूज की थी, ये हो गया वो हो गया, अब आप इसका इलाज करें। एंड देन दे थिंक कि वी आर म्यूजिशियन, हमारे पास वॉन्ड है और हमने बस इनका स्टार्ट कर दिया ट्रीटमेंट, एक ही सेशन में हो जाता है। जब व्हाइटनिंग स्टार्ट करते हैं तो वो 3 से 4 मंथ लेती हैं आपको गोरा कर, इनको राइट टोन में लेके जाने के लिए। हमें महीना भी नहीं देते कि आप हम इधर से इलाज शुरू करें और साथ ही उनका 100% रिजल्ट हो। हमें यहाँ पे भी बहुत ज्यादा एजुकेशन की पेशेंट के लिए जरूरत है कि सारी खराबी आपने की है, अब इसको ठीक करने के लिए हमें भी टाइम चाहिए, लेकिन एज अ डॉक्टर दे डोंट अंडरस्टैंड अस। बिल्कुल ये प्रॉब्लम है। और थोड़ा पेरिफेरल एरियाज में तो खैर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन और इश्यूज हैं, मेन सिटीज में कंपैरेटिवली इतना वो नहीं, क्योंकि लोगों को थोड़ा बहुत पता होता है, लेकिन हमारे पेरिफेरल एरियाज में ज्यादा है ये इशू। और सेकेंडली मैम, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज यू डू, लाइक आप लोग कोई अवेयरनेस सेमिनार्स कैंपेन्स को वो करते हैं इस हवाले से सपोर्ट के, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चले? हम लोग सबसे जो पेशेंट हमारे आ जाए, हम 100% करते हैं कि उसको अपनी डिजीज के बारे में, अपनी के बारे में हर कुछ पता होना चाहिए, ताकि वो किसी भी जाए तो उनको पता होना चाहिए कि मेरे लिए ट्रीटमेंट है नहीं है, अगर है तो किन बेसिस पे है और क्या। तो क्लिनिक में हमारा बेसिक रूल है एजुकेट पेशेंट एज मच, क्योंकि हम एक पेशेंट को नहीं एजुकेट कर रहे होते, वही पेशेंट आगे 10 लोगों को एजुकेट कर रहा होता है, वन वे और द अदर वे। मिनिमम भी करे तो 1% नॉलेज वो अगले किसी ना किसी बंदे को दे देता है। सेकंड, वी मेक स्मॉल क्लिप्स, स्मॉल वीडियोस फॉर इंस्टाग्राम और लाइक ऑल द सोशल मीडिया, इट डजंट ऑल सोशल मीडिया, हम उन पे अपलोड करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हाउ टू अप्लाई मॉइस्चराइजर, हाउ टू अप्लाई सन ब्लॉक, बालों को क्या करना चाहिए, छोटी छोटी के कॉजेज। प्रिवेंशन इन स्किन एंड हेयर, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन केयर। या बिल्कुल ठीक, ऐसा ही है। एंड मैम, इज देयर पॉसिबिलिटी ऑफ टू डील सर्टेनली कि हमारे जो चाइल्डहुड के जो स्कार्स होते हैं, स्पेशली कोई जलने के या जख्म के, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? चाइल्डहुड स्कार में सबसे ज्यादा हमारे पास चिकन पॉक्स के आते हैं, देन बर्निंग के आते हैं। बर्निंग किस तरह से, माँ की तरफ से नेग्लिजेंस हो जाती है, फैमिली की तरफ से हो जाती है, तो देन देर आर सर्टन और एज होती है बिफोर 17, 18, 19, हर कंट्री का डिफरेंट। आपको कंट्री के रूल के मुताबिक देखना है कि ये माइनर है या अब इसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डिपेंड करता है स्कार किस टाइप का। स्कार्स में भी टाइप्स आती हैं, ट्रॉफिक है, हाइपरट्रॉफिक है, तो फिर उसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल इन डर्मेटोलॉजी फॉर सच पेशेंट्स। ठीक हो गया। Okay, so now I would like to discuss about some मैम cost effective things के जो हमारे ट्रांसप्लांट में कहते हैं कि ये इतने में हो रहा है और ये इतने में हो रहा है, ये क्या डिफरेंसेस हैं, एंड व्हाट यू सजेस्ट कि उसमें क्या लोगों को प्रॉपर्ली देखना चाहिए, एंड व्हाई वी शुड प्रेफर कि हमें फॉर एग्जांपल आपकी क्लिनिक पे जाना चाहिए या किसी और की क्लिनिक पे जाना चाहिए, तो उसको प्लीज जरा गाइड कर दीजिए। ओके, विद प्राइसिंग ओके। अपनी मैनेजर शी इज गोइंग टू डिस्कस। देयर आर मल्टीपल हेयर सर्जरीज जिसमें हम स्कैल्प रिडक्शन आ जाती है, ज्यूरी फ्लैप आ जाता है, बेलूनिंग आ जाती है, माइक्रोपिगमेंटेशन आ जाती है, फिर ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट आ जाते हैं, फिर हेयर ट्रांसप्लांट फर्दर सब टाइप्स आ जाती हैं। जो ओल्डेस्ट था एफयू, जो कि अभी भी कुछ जगहों पे होता है, एंड वी डोंट रिकमेंड बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग स्कार एट योर बैक। फिर इसके बाद एफयूई था, देन वी हैव सफायर, नाउ डीएचआई इज देयर, रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट भी है। इस पे हम देखते हैं कि इस पेशेंट को कौन सा सूट करता है। ऑब्वियसली हम लोग वंस के जिन्होंने डीएचआई को पाकिस्तान में फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया है, और इसका सारा इक्विपमेंट हमें
टर्की से मंगवाना पड़ता है। और सेकेंडली इस पे हम देखते हैं कि पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी, कि उसको सूट कौन सा करता है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि उसका एरिया कौन सा है, इसमें हम कौन सा, जिस तरह बियर्ड एंड मुस्टैच आजकल पाकिस्तान में बहुत कॉमन हो गया ट्रांसप्लांट करवाना। फिर वो हम पेशेंट हैं कि ओके इसके सर में भी हो रहा है, बियर्ड और मुस्टैच भी है, तो हाउ टू ब्रेक इट डाउन। प्राइसेस हम पेशेंट से डिस्कस करते हैं ये सारी चीजें। तो वो पेशेंट का आता है, उसका हेयर स्कैन होता है, उसके साथ डिस्कशन होती है, उसके ब्लड्स आते हैं, देन उसके साथ हम लोग पैकेजेस डिस्कस करते हैं कि देयर आर पैकेजेस, क्योंकि हमारे मेजॉरिटी फ्लो है जो इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं, दे जस्ट कम फॉर द ट्रीटमेंट, फॉर अ ट्रांसप्लांट, फॉर 3 days और फॉर अ वीक। तो उनके डिफरेंट, बिकॉज दे आर हियर फॉर अ वेरी शॉर्ट ट्रिप। वाइल जो हमारे रेजिडेंट होते हैं उनके लिए डिफरेंट पैकेज होता है, बिकॉज देन उनके फॉलो अप्स होते हैं, आफ्टर केयर होती है फॉर अ ईयर। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंट पैकेजेस रखे हुए हैं। ठीक हो गया, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट मैम, अदर देन दिस, कि जो हमारी जो मेडिकल स्पेशलिटीज हैं उनमें, डर्मेटोलॉजी में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें ये जो पढ़ाया जा रहा है और जो प्रैक्टिकली करवाया जा रहा है, क्या ये आप सेटिस्फाइड हैं, या एज इट इज स्टैंडर्डाइज है? It's a very good question, but it's a very hard one to answer because then I am targeting too many people here. So I think आप जिस डॉक्टर के पास जाएं, आप ये पूछें कि आर यू क्वालिफाइड फॉर दिस प्रोसीजर और नॉट। जो नॉर्मली लोगों की वॉल पे चीजें लगी होती हैं, कुछ ये सर्टिफिकेट्स लगाए होते हैं जो कि कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की होती हैं। आप कॉन्फ्रेंस में आपने अपना कार्ड डाला, आपके प्रिंट आउट हो जाते हैं। जो नॉर्मली वॉल पे होनी चाहिए वो हमारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन कि आपका डॉक्टर क्वालिफाइड है कि नहीं, इसके अलावा आई कैन नॉट लाइक, आप खुद ही समझदार है, आपको खुद पता है इस चीज का। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। ओके मैम, बहुत ज़बरदस्त आपने इस हवाले से कवर किया। नाउ हम थोड़ा सा जनरली कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे रिगार्डिंग, एज यू नो आवर प्लेटफॉर्म इज अबाउट फॉर वुमेन, जिस पे थोड़ा बहुत आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट थिंग्स। जो इस वक्त आप क्या चाहती हैं आखिरी 10 मिनट में मैसेज फॉर आवर फीमेल्स, और जो हमारा एज कल्चर में हमारा ट्रेंड आ गया हुआ है, और एज मुस्लिम जो हम समझते हैं, और आए दिन कोई ना कोई अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में स्पेशली हमें नेगेटिव न्यूज़ ही मिलती है। क्या हमारे कल्चर में ऐसी चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा हम इस्लाम से, या मैं रिलीजियस उसमें नहीं जा रहा, बट इन द सेंस कि हम बिल आखिर एक इस्लामिक वो हैं, स्टेट हैं। सो उस हवाले से ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक फीमेल्स की जैसे एक लिबरल सोच में जाके वो बिल्कुल ही आउट हो गई हैं कि कोई कुछ नहीं देखना, और एक वो क्लास है जो बिल्कुल सप्रेस्ड है, जिनको बिल्कुल ही कुछ करने की इजाज़त नहीं होती। सो ये ऐसे डिस्क्रिपेंसीज को हम कैसे डील करें? एक्चुअली यहाँ पे अगेन फरहान आता है प्रॉब्लम विद एजुकेशन। आपको एजुकेट आपके पेरेंट्स, फैमिलीज इसलिए करते हैं कि आपको अच्छा और बुरा पता होना चाहिए। आप एक काम पे एक लिमिट है, एक लाइन है, उसको क्रॉस करना है कि नहीं करना, वो आपको आपकी अपब्रिंगिंग और आपकी एजुकेशन बताती है। ठीक, ये जहां में पाकिस्तान में आप कहते हैं कि विमेन सप्रेस्ड है, यस दे आर, वो उस तरीके से नहीं बोल सकती। अब मेरे पास पेशेंट्स आती हैं तो समटाइम्स देयर हस्बैंड और देयर सन या उनके भाई डिसाइड करते हैं, उनको वो लेके आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो डिसाइड करते हैं कि फर्दर कंटिन्यू करनी है नहीं करनी, सब कुछ उन पे डिपेंडेंट होता है। और कुछ फीमेल्स जिस तरह आपने कहा आती हैं, दे आर लाइक ओके वी आर टेकिंग दिस प्रोसीजर, किसी से भी नहीं पूछती, और वो रिस्पॉन्सिबल होती है अपने अच्छे बुरे की। तो यहाँ पे इट्स वेरी लाइक अपसेटिंग समटाइम्स के उनके जहन, मतलब वी एग्जैक्टली हमें समझ आ रही होती है कि इस पेशेंट को हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो डोमिनेंट फिगर होता है उसको हम नहीं समझा सकते। तो वो हमारे लिए ऑब्वियस बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, और उसका हम लोग फाइट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, जस्ट उनको हम कहें कि बेस्ट ऑफ लक, दिस इज व्हाट वी कैन, दिस इज द लाइन वी कैन नॉट क्रॉस। बिल्कुल ठीक है। सो इन योर ओपिनियन कि हमारी सबसे पहली जो तरबियत है डेफिनेटली वो हमारे घर से ही होती है, और उसके बाद ही फिर हम सोसाइटी से लर्न करते हैं, और आई थिंक कि हमें नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के पॉजिटिव ही चीज़ों को अल्टीमेटली उजागर करना चाहिए। पॉजिटिविटी इसलिए कि देखें अब चीजें बदल चुकी हैं, हालात बदल चुके हैं। पहले आप सोशल मीडिया पे औरतों को नहीं देखते थे, ये देखते
अभी आप सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की औरतों को किस लेवल तक देखते हैं, ये आपको पता है, मुझे भी या पता है। कि जिन्होंने आना है सोशल मीडिया पे, जिन्होंने एक्सप्लॉइट करना है, वो घर में रहें या बाहर उन्हें करना है। मैटर कि आप घर के अंदर काम नहीं कर सकते, जो कि एक वर्किंग विमेन कर सकती है, या इस तरह से। अब चीजें बहुत बदल चुकी हैं। जिन्होंने ठीक रहना है, घर में रहना है, वो घर में रहेंगी। जिन्होंने नहीं, कंट्रोल नहीं है किसी का, या किसी चीज। मोरालिटी तो बेसिक है, बिल्कुल। एग्जैक्टली तो अब ये चीज आप छोड़ दें कि पाकिस्तान क्या, अब दुनिया में ये ट्रेंड है। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही हो रहा है ऐसे। सो एट द एंड आई वुड लाइक टू थैंक टू यू एंड ऑल्सो आपने टाइम दिया इस हवाले से। और आखिरी चंद मिनटों में आप ये बताइएगा कि इस वक्त हमें अपने किस सेक्टर पे ज़्यादा काम करना चाहिए। हमारी कोविड की वजह से हेल्थ पे तो हम अनफॉर्चुनेटली आ ही गए हैं, लेकिन हमारा हेल्थ फोकस नहीं था पिछले कई अरसे से। और सेकेंडली एजुकेशन भी हमारी प्रायोरिटी अनफॉर्चुनेटली नहीं रही। सो इन योर ओपिनियन हमें इन सेक्टर्स पे काम करने की ज़रूरत है, और इसके बाद फिर हमें बाकी चीज़ों को भी लेके चलना आई थिंक एजुकेशन पे हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। इतने लेवल पे आप एजुकेटेड होंगे तो आप मेडिकली समझेंगे कि व्हाट इज डिजीज, हाउ टू ट्रीट डिजीज, व्हाट इज डॉक्टर, विच डॉक्टर इज गुड। अगर आपकी एजुकेशन नहीं है तो एवरीथिंग इज सेकेंडरी, टर्शियरी। अब जिस तरह कोविड की एग्जांपल लें, है। ठीक है, कोविड तो एजुकेशन प्लेड अ वाइटल रोल। लोगों को बताया गया वॉश योर हैंड्स, डिस्टेंस रखें। जो एजुकेटेड तबका था समझ गया कि इट इज अ डिजीज जो कि स्प्रेड होती है, ठीक। और उन सीरियस लिया, उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई, सारा काम हो गया, ठीक। डिजीज इज कंट्रोल्ड, नॉट कंट्रोल, बट एक चीज समझ आ गई। अब एक बंदा है जिसको मैं कह रही हूँ कीप डिस्टेंस, ठीक है, कोविड हो सकता है ड्यूरिंग पेंडेमिक, सारी चीजें, तो आगे से उनका जो आंसर्स होते थे समटाइम्स इतने रिडिकुलस होते थे कि कोविड लाइक ये तो किसी का एजेंडा है, देयर इज नथिंग कॉल्ड कोविड। तो वो फिर अगेन एजुकेशन होती तो उनको पता होता दिस इज अ डिजीज, पेंडेमिक है, दुनिया पहले, इट्स नॉट अ जोक। तो अगर अच्छी होगी, फोकस होगा एजुकेशन पे, हमारे प्राइवेट सेक्टर और हमारे गवर्नमेंट सेक्टर सेम पेज पे होंगे, तब जाके हम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन अच्छा होगा। अभी हम जो है उनके बच्चे प्राइवेट सेक्टर वालों के साथ compete कर ही नहीं सकते। फिर प्राइवेट में भी दो प्राइवेट है, एक पढ़ाने वाले और एक बस स्कूल जा, जिनको एक अच्छी इंग्लिश बोलनी आ जाए। तो जो ये पढ़ाने वाले जो एक वो है तबका, प्राइवेट में बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, उन वो सबसे अच्छे जो बच्चे निकलते हैं वो उन प्राइवेट सेक्टर से निकलते हैं जिसमें एजुकेशन पे बहुत फोकस्ड होता है, होमवर्क्स आते हैं, पेशेंट को प्रेशर में रखते हैं, खुद भी प्रेशराइज्ड होते हैं। उन वाकई में बच्चे डिफरेंट फील्ड्स में होते हैं। लेकिन आप ये जो बहुत ही अच्छे स्कूल हैं जिनकी हाई फीसेस हैं, उनके बच्चे जो हैं वो अच्छे उसमें जाते हैं नहीं।